हे एवरीवन, मैं सैफ सुमन कुमार एंड आई एम सी फाइनल स्टूडेंट। मैंने नवंबर 24 में अपना ग्रुप वन क्लियर करा है और इसके साथ साथ मैंने आईबीएस में भी 79 मार्क्स स्कोर करा था। आज का ये जो वीडियो होने वाला है ये आईबीएस सब्जेक्ट के ऊपर ही होने वाला है। इसके साथ ही साथ मैं इस सब्जेक्ट की अपनी सर्टिफाइड कॉपी को भी रिव्यू करने वाला हूँ और साथ ही साथ आईबीएस पेपर के ऊपर भी एक कंप्लीट डिटेल डिस्कशन करने वाला हूँ। तो माइट भी ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट डोंट स्किप एनी पार्ट ऑफ द वीडियो बिकॉज एट द एंड ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने वाला है। तो बिफोर डायरेक्टली मूविंग टुवर्ड्स माय सर्टिफाइड कॉपी, मैं आईबीएस सब्जेक्ट के कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को डिस्कस करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो ये कि आईबीएस इज़ अ पेपर विच इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय आईसीएआई इन May 2024 फर्स्ट टाइम। एंड ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा खुद से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सीए फाइनल के बाकी के 7 सब्जेक्ट्स के बेसिस पर ही इस पेपर को डिज़ाइन किया गया है। इसमें आईसीआई कहीं भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछने वाला है आपसे। बाकी 7 जो चैप्टर है उन्हीं में से ये क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो अगर आपको इन 7 में से 5 से 6 सब्जेक्ट की भी नॉलेज है तो इसके बेसिस पे आप इजीली एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। और अगर आप बोथ ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आई कैन अश्योर यू कि ये आपको एग्रीगेट में फेल होने से डेफिनेटली बचा सकता है। और अगर आप अगर सिंगल ग्रुप आई मीन टू से केवल ग्रुप वन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो डेफिनेटली आप इसमें एग्जाम्सन स्कोर कर सकते हो, बशर्ते आपके पास एसपीओएम के भी 2 सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको अपना ही केस बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं नवंबर 24 के लिए एक अटैम्प्ट में अपियर होने जा रहा था और इसके लिए मैंने केवल ग्रुप वन के लिए ही प्रिपेयर करा था। बट फिर मैंने ये सोचा कि अगर मैं केवल ग्रुप वन के लिए एग्ज़ाम देता हूँ तो आईबीएस नेक्स्ट अटैम्प्ट में जब मैं ग्रुप टू दूंगा तो उसके साथ ही साथ मुझे आईबीएस के पेपर को फिर से देना पड़ेगा। और जिस कारण से मुझे ग्रुप वन के 3 सब्जेक्ट्स और एसपीओएम के लिए फिर से पढ़ाई करना ही पड़ेगा इन सब्जेक्ट्स को। तो मेरे माइंड में आया कि क्यों ना आईबीएस में भी कुछ ट्राई किया जाए। तो इस बेसिस पे जब ये मैंने सोचा तो मैंने ग्रुप वन और ग्रुप टू दोनों का फॉर्म भर दिया। मैंने ऐसा नहीं कि डीटी आईडीटी को बिल्कुल ही नहीं पढ़ रखा था। मैंने यूट्यूब के रिवीजन वीडियोस देख रखे थे डीटी और आईडीटी के, और इसके साथ साथ ग्रुप वन का मुझे कंप्लीट नॉलेज तो था ही। तो इतने के साथ मैंने मैंने बोथ ग्रुप का फॉर्म फिल कर दिया। हाँ, यहाँ पर एक जो पॉइंट नोट करने वाली है वो ये है कि मैंने पेपर 6 के लिए अलग से कुछ भी पढ़ाई नहीं करा था। मैंने एफआर पढ़ा, एएफएम पढ़ा, ऑडिट पढ़ा। 3 से 4 मंथ पहले एग्ज़ाम के 3 से 4 मंथ पहले ही मैंने एसपीओएम के दोनों पेपर अपने क्लियर कर रखे थे। तो कहीं ना कहीं रिसेंटली ही मैंने उन सब्जेक्ट्स को ही पढ़ रखा था। और टीटी आईडीटी के रिवीजन लेक्चर्स आई थिंक मैंने 7 से 8 मंथ पहले देख रखे थे। तो इस बेसिस में ये बोल सकता हूँ कि हाँ, मुझे सारे के सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज था, बट हाँ, इन डेप्थ नॉलेज तो मुझे इन 5 सब्जेक्ट्स का ही था, एसपीओएम प्लस ग्रुप वन का ही था। बट इस पेपर में हाँ, इस पेपर के लिए तो मैंने कुछ अलग से प्रिपेयर नहीं करा था। बट इस पेपर को जब मैं एग्ज़ाम में बैठूँ तो इस पेपर को 4 घंटे 15 मिनट में कैसे मैनेज करना है, इस चीज़ के लिए मैंने माइंड में प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी बना रखी थी। एंड मैंने उस स्ट्रैटेजी को ही फॉलो करा जिस कारण से मुझे 79 मार्क्स मिले हुए। आई कैन से इट वेरी कॉन्फिडेंटली। और आप भी लास्ट में ये फील करोगे वीडियो के लास्ट में। तो बिफोर स्टार्टिंग रिव्यू ऑफ माई सर्टिफाइड कॉपी, आई वॉन्ट टू डिस्कस द स्ट्रैटेजी दैट आई हैव फॉलोड, ताकि जो भी मैं अपनी स्ट्रैटेजी में बोलूँ वो बाद में जब मैं पेपर अपना दिखाऊँ तो उसमें ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट हो। तो लेट्स स्टार्ट। आप सभी को पता ही होगा कि आईबीएस के पेपर में टोटल 5 के स्टडीज़ पूछे जाते हैं जो कि 25 मार्क्स ईच के होते हैं, जिनमें से आपको किसी भी 4 के स्टडीज़ को बनाना होता है। और अगर केस स्टडीज़ की बात की जाए तो प्रत्येक केस स्टडी में 5 एमसीक्यू होते हैं 2-2 मार्क्स के, और इसके अलावा 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं जिनका वेटेज 4 to 6 मार्क्स होता है। यू ऑल नो इट वेरी वेल। तो इस बेसिस पे अगर देखा जाए तो हमारा जो टोटल पेपर सेट होता है वो 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पेपर सेट होता है और 60 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर होता है। तो यहाँ पर हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें पहले एमसीक्यू को सॉल्व करना चाहिए या डिस्क्रिप्टिव को सॉल्व करना चाहिए या दोनों के दोनों को ब्लेंड करके सॉल्व करना चाहिए। तो व्हाट आई हैव फॉलोड, मैंने एमसीक्यूज़ को तो शुरुआत में टच ही नहीं करा था। मैंने सारे के सारे डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चंस को ही पहले टच करा था। एंड देर इज़ 2 रीज़न व्हाट आई हैव डन दिस। तो जस्ट अ मिनट। फर्स्ट है कि मोस्टली एमसीक्यूज जो होते हैं वो बस नाम के एमसीक्यू होते हैं। अगर आपको इन एमसीक्यू को सॉल्व करना पड़ जाए तो इट विल कंज्यूम अप्रॉक्स सेम टाइम एज कम्पेयर टू द डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो जिसके कारण मैंने पहले डिस्क्रिप्टिव की जगह पर ऑब्जेक्टिव की जगह पर डिस्क्रिप्टिव को ही सॉल्व करा। एंड द सेकंड रीज़न है कि एट द एंड ऑफ पेपर अगर आप
आपके पास टाइम का शॉर्टेज होता है और आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन छूटते हैं तो आपको उन पे कोई भी मार्क्स नहीं मिलने वाला है। बट ऑब्जेक्टिव में बस आपको एक राउंड सर्कल बनाना होता है, भले ही आप तुक्का लगा दो राउंड सर्कल लगा के, अगर किस्मत रही तो आपको उसमें मार्क्स मिले जाएंगे। एग्जैक्टली द सेम हैपेंड विथ मी इन द एग्जाम। लास्ट में मेरे 6 या 7 MCQ छूट रहे थे। मैंने सारे के सारे को बस तुक्का मारकर राउंड सर्कल लगा दिया एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट मेरे 2 MCQ सही हो गए बाहर जब मैंने कलीग से डिस्कस करा। तो कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो 79 मार्क्स मिले इसमें 4 मार्क्स ऐसे हैं जिसके आंसर को मैंने सॉल्व भी नहीं करा था। तो ओके ओके, चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं और एक और पॉइंट पे आते हैं कि हमें टोटल 4 घंटे 15 मिनट का एग्ज़ाम टाइम दिया जाता है, जिसमें जो शुरुआत के 15 मिनट हमें दिए जाते हैं वो रीडिंग टाइम होता है। तो हाउ टू यूटिलाइज दिस फर्स्ट 15 मिनट। तो मैंने इसके रिगार्डिंग बहुत से कलीग से बात करा कि उन्होंने कैसे अपना 15 मिनट्स यूटिलाइज करा था एंड मोस्ट ऑफ देम हैज़ टोल्ड मी कि उन्होंने केस स्टडीज़ को रीड करना स्टार्ट कर दिया था। तो आई थिंक उन्होंने ये जो करा ये कम्प्लीटली गलत स्ट्रैटेजी थी। इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग दैट इंस्टेड ऑफ रीडिंग दैट केस स्टडीज़ आपको सीधे क्वेश्चंस को रीड करना चाहिए था। जस्ट अ मिनट, मैं एक बार क्वेश्चन पेपर ओपन कर लेता हूँ। See the length of case study that ICI is asking from you all. Just a minute. See the length of case study that ICI is asking from you all. 4 पेजेस। अगर आप ये 4 पेजेस की केस स्टडी को पढ़ोगे और ऐसे ऐसे 5 केस स्टडी को पढ़ोगे तो आपका आई डोंट थिंक आप 15 मिनट में इतने लंबे लंबे केस स्टडीज़ को पढ़ लो, और अगर पढ़ भी लो तो आई डोंट थिंक वो इफेक्टिव होने वाला है। तो इंस्टेड ऑफ रीडिंग द होल केस स्टडी आपको सीधा क्वेश्चंस को रीड करना चाहिए। सीधा क्वेश्चन को रीड करो और क्वेश्चन को रीड करके आप इजीली ये पता कर सकते हो कि ये जो क्वेश्चन है ये कौन से सब्जेक्ट पे बेस्ड है। लाइक इनकम टैक्स एक्ट आपको समझ में आ रहा हो, GST से आपको इजीली समझ में आ रहा होगा कि कौन सा सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। म्यूचुअल फंड इजीली आप समझ रहे होगे कि ये AFM का क्वेश्चन है। Withdrawal amount, withdraw consider financial capital maintenance at current purchasing power. If there is withdrawal amount available, इजीली आप ये पता कर सकते हो कौन सा क्वेश्चन है। Prospective financial statement इजीली आप पता कर सकते हो, ये ऑडिट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट इनकम टैक्स एक्ट इजीली आप पता कर सकते हो। ट्रैकिंग एरर, म्यूचुअल फंड इजीली आप पता कर सकते हो कि म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन है AFM से रिलेटेड। प्रस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन इजीली यू कैन आइडेंटिफाई, ऑडिट का क्वेश्चन है। आप बस कुछ मत करो, आप सारे के सारे क्वेश्चंस को ऐसे आइडेंटिफाई करो और उसके बगल में सब्जेक्ट का नाम लिख दो और आगे बढ़ जाओ। ऑडिट, AFM इजीली आप लिख दो, इनकम टैक्स एक्ट इजीली आप सारे के सारे क्वेश्चंस को ऐसे आइडेंटिफाई कर लो। चलिए मैं आपको एक और केस स्टडी का दिखाता हूँ। सी द लेंथ ऑफ केस स्टडी दैट दे आर आस्किंग टू यू। 1 2 3 3.5 पेजेस का ये केस स्टडी है। अवेलेबिलिटी रेशियो कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, क्वालिटी रेशियो कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दिस थिंग्स। इंड AS इजीली यू कैन आइडेंटिफाई। डाइल्यूटेड EPS यू कैन इजीली आइडेंटिफाई, FR का क्वेश्चन है। प्रमोटिंग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर रिलेटेड टू सस्पेक्टेड फ्रॉड, स्टैट्यूटरी ऑडिटर इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ऑडिट ऐसे 240 का क्वेश्चन है। इजीली इन चीज़ों को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। और आइडेंटिफाई करने के साथ ही साथ आप यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम मार्क कर दो, और अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा तो आप टिक लगाओ या तो फिर क्रॉस करके आगे बढ़ जाओ। इससे ये होगा कि आप शुरुआत के 15 मिनट में आपके पास पूरे के पूरे पेपर का एक मैप बनकर रेडी हो जाएगा कि कौन से क्वेश्चन आपको आते हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं आते, कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आया हुआ है, आप कौन से केस स्टडी को बना सकते हो और कौन से केस स्टडी को छांट सकते हो। सी अगर आपने शुरुआत के 15 मिनट में ये नहीं आइडेंटिफाई किया कि आपको कौन से केस स्टडी को स्किप करना है तो ये आपके लिए बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो सबसे पहले तो आप पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर का मैप बना लो और उसके बेसिस पे ये आइडेंटिफाई कर लो कि आपको कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन को, कौन से केस स्टडी को स्किप करना है। अगर ये आप कर लेते हो तो समझ लो कि 15 मिनट को आपने प्रॉपरली यूटिलाइज कर लिया है। एंड मैंने भी यही काम करा था शुरुआत के 15 मिनट्स में। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है। अब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो फिर से आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि आपको किस तरीके के क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करना चाहिए, किन सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करना चाहिए। तो मैं वो बता रहा हूँ जो मैंने अपने एग्जाम में करा था। मैंने सबसे पहले सारे के सारे थ्योरी क्वेश्चंस को टारगेट करा, और थ्योरी क्वेश्चन को टारगेट करने के पीछे भी एक रीज़न था, और वो रीज़न ये था कि थ्योरी क्वेश्चन में मुझे बहुत ज़्यादा अपना माइंड अप्लाई नहीं करना होता है। मुझे बस क्वेश्चन रीड करना होता है। क्वेश्चन को रीड करके बुक को ओपन करके सीधा ये स्टडी को ब्लेंड करके बुक के आंसर को कॉपी पेस्ट करना होता है। कुछ भी इसके अलावा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना होता है।
एंड मैं जब अपना कॉपी अभी रिव्यू करूँगा तब मैं इन चीज़ों को दिखाऊंगा कि मैंने इन चीज़ों को कैसे अप्लाई करा था और कैसे मैंने अपने आंसर को लिख रखा है पेपर में। तो इसलिए मैंने सबसे पहले ऑडिट के सारे क्वेश्चंस को टारगेट करा। मेरे पेपर में आई थिंक 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो ऑडिट से आए हुए थे, तो मैंने चार के चारों क्वेश्चंस को सबसे पहले बनाया। देन एफआर में भी एक थ्योरी क्वेश्चन था, एएफएम का भी एक थ्योरी क्वेश्चन था और एक लॉ का थ्योरी क्वेश्चन था। ये सारे के सारे थ्योरी क्वेश्चंस को बनाने के बाद मेरे 35 मार्क्स के थ्योरी क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे, ईजिली सॉल्व हो गए थे और बहुत ही कम टाइम में सॉल्व हो गए थे। तो आप इससे एक आइडिया ले सकते हो। हाँ, अगर इसकी जगह पर मैंने पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दिया होता तो कंपैरेटिवली मैं बहुत ही ज़्यादा टाइम दे देता इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। आई कैन से दिस कॉन्फिडेंटली। तो ठीक है, तो इसके साथ ही साथ मैंने सबसे पहले ऑडिट के सारे आंसर को लिख दिया। ओके, अब कुछ कुछ और पॉइंट्स पे आते हैं। उसके बाद मैं एक बार अपना कॉपी भी दिखा दूँगा कि हमें आंसर कैसे लिखना है, पॉइंट नंबर 1। किस मटेरियल से लिखना है, पॉइंट नंबर 2। कौन सी इंडेक्सिंग बुक को यूज़ करना है, पॉइंट नंबर 3। और इसके साथ ही साथ मेरे पास ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं कि मैंने ग्रुप 1 बहुत ही पहले कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद आई थिंक 1 या 2 साल पहले कंप्लीट कर लिया था। ऐसे ऐसे केसेस आए हुए हैं और उसके बाद मतलब और उनका ग्रुप 2 क्लियर नहीं हुआ। तो ऐसे लोगों को ग्रुप 1 को कैसे प्रिपेयर करना है। तो चलिए सबसे पहले आता हूँ कि हमें किस मटेरियल को यूज़ करना है अपने आंसर को लिखने के लिए। तो आई विल सजेस्ट कि आपको आईसीआई मॉड्यूल को यूज़ करना चाहिए, बिकॉज या हाँ, इसके अलावा आप और भी किसी टीचर के बुक को यूज़ कर सकते हो, बट उनके बुक को यूज़ करने से पहले आप कुछ कुछ बातों को ध्यान दे लेना कि आप जिन भी टीचर के बुक को यूज़ कर रहे हो वो उनका बुक आईसीआई मॉड्यूल के ऊपर ही भेज दो। अगर उनके आंसर आईसीआई मॉड्यूल से मैच नहीं करते हैं या तो फिर कंप्लीटली कॉपी पेस्ट नहीं है, कुछ ना कुछ पॉइंट छोड़कर ही लिख रखे हैं, तो आप उनके बुक को प्लीज़ मत यूज़ कीजिए। क्योंकि आईसीआई आपको एग्जाम में अगर बुक ले जाने के लिए दे रहा है तो आईसीआई विल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आपके जो भी आंसर है वो मॉड्यूल के बेसिस पर हैं। सी, आप कितना लॉजिकल आंसर एग्जाम में लिखते हो वो मैटर नहीं करता है, आपका आंसर सजेस्टेड आंसर से कितना मैच कर रहा है उस बेसिस पर आपको मार्क्स मिलते हैं। एंड अगर आप मॉड्यूल से आंसर लिखते हो तो डेफिनेटली आपका आंसर सजेस्टेड आंसर से मैच करेगा ही करेगा। तो ट्राई टू फॉलो आईसीआई मॉड्यूल। अच्छा, नेक्स्ट थिंग कि आपको आंसर लिखना कैसे है। तो सबसे पहले तो वही है कि आप क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन रीड करके आंसर्स को फाइंड आउट करो। और जब भी आप आंसर को फाइंड आउट करोगे तो 100% उस क्वेश्चन के आंसर को कॉपी पेस्ट करो, 100%। एक भी पॉइंट को आप छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि आईसीआई आपको यहाँ 3 की जगह पर 4 घंटे का टाइम दे रहा है। और अगर आईसीआई आपको 3 की जगह पर 4 घंटे का टाइम दे रहा है तो आईसीआई विल एक्सपेक्ट कि जो भी बुक में लिखा हुआ है, जितना भी पॉइंट बुक में लिखा हुआ वो सारा का सारा पॉइंट आपके आंसर शीट में रहना चाहिए। और अगर आप वो नहीं लिखोगे तो आईसीआई मार्क्स डिडक्ट करेगा ही करेगा। और फिर जो 1 या 2 मार्क्स आईसीआई डिडक्ट करेगा ना, उसके कारण ही आपके 68, 67, 63 की जगह पर वो 54, 56 और 58 हो जाएंगे। और आपको भी पता है कि 60 के उस पार जानने का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग इज इंडेक्सिंग बुक। चलिए इंडेक्सिंग बुक का डिस्कशन मैं पेपर रिव्यू के साथ ही करता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेट्स स्टार्ट विथ ऑडिट। देखिए, मैंने बोला था कि मैंने सबसे पहले ऑडिट का आंसर लिखे हुए हैं ऐसे 240 ऑडिट का आंसर। मैटर दैट नीड नॉट टू बी इंक्लूडेड इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ग्रुप ऑडिट का क्वेश्चन है ये, आपने भी इसको पढ़ ही रखा होगा। लेट मी ओपन ग्रुप ऑडिट। ओके, हाँ जी। You can match the answer from here and here. You will see कि मैंने जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर लिख रखे हैं वही सारे के सारे पॉइंट मैंने यहाँ कॉपी कर रखा है। एक भी पॉइंट ऊपर नीचे नहीं हो सकता। आप मेरे वीडियो को पॉज करके आप दोनों के दोनों आंसर मैच कर सकते हो, एक भी वर्ड इधर से उधर नहीं हो सकता है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
5.8 अगेन ऑडिट का क्वेश्चन ऐसे 600. 4.7 चेंजिंग द टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ऑडिट का आंसर अगेन. देन देखिए यहाँ पर FR का क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर रखा है अगेन. आई थिंक एक यहाँ पर नहीं, सारे के सारे ऑडिट के आंसर खत्म हो गए. देन मैं आपको एक आंसर दिखाना चाहता हूँ. हाँ, इंडेक्सिंग बुक की भी मैं जरा यहाँ बात कर लेता हूँ. इंडेक्सिंग के लिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए. There is a question asked from consolidation chapter of FR. In the light of inputs given in the case study of acquisition Tube Limited, state the circumstances as to when it is possible to gain control over Tube Limited without transfer of consideration. मतलब बिना कंसिडरेशन के ट्रांसफ़र के भी कंट्रोल को कैसे लिया जा सकता है. तो चलिए अब मैं ये आपको मॉड्यूल में दिखाता हूँ कि सॉरी इंडेक्सिंग में दिखाता हूँ कि कैसे इसे ढूंढा जा सकता है ईजिली. सी बिजनेस कॉम्बिनेशन चैप्टर स्टार्ट हो चुका है. कंसोलिडेशन चैप्टर स्टार्ट हो चुका है. सी द इंडेक्सेशन डिटेल फर्स्ट. इंडेक्सिंग डिटेल फर्स्ट. कितने डिटेल में इन्होंने इंडेक्सिंग को अपना यहाँ दे रखा है. एंड ईजिली यहाँ पर आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो ढूंढते हुए कि ये टॉपिक आपको कहाँ मिलेगा. एंड सी हियर कंट्रोल ऑब्टेन ओवर अ सब्सिडरी विदाउट ट्रांसफर ऑफ कंसिडरेशन. आई डोंट थिंक और भी किसी टीचर के बुक में इतना डिटेल इंडेक्स मिल सकता है. इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर चैप्टर भी ओपन कर लेता हूँ. ये जस्ट अ मिनट. 13.68 कंट्रोल ऑब्टेन ओवर अ सब्सिडरी विदाउट ट्रांसफर ऑफ कंसिडरेशन. सीधा आंसर. आपको बस इतना सा आंसर लिखना था और 4 नंबर आपके थे. लेट मी शो यू द आंसर हियर. आप वीडियो को पॉज करके इस आंसर को रीड कर सकते हो फ्रॉम द मॉड्यूल. और मेरा आंसर शीट से एक भी वर्ड इधर से उधर नहीं मिलेगा. मैंने एक्जैक्टली 2 कॉपी पेस्ट करा था एंड सी मुझे 4 में 4 मिले हुए यहाँ पर. तो इतना ईजी है यहाँ पर स्कोर करना. वन मोर थिंग जो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ. जस्ट अ मिनट. 13.68 में आपको ये टॉपिक मिला था कंट्रोल ऑब्टेन ओवर अ सब्सिडरी विदाउट ट्रांसफर ऑफ कंसिडरेशन. 13.69 यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज. सी टॉपिक वाइज ICAI ने यहाँ पर अपने इंडेक्सिंग को बना रखा है. मेजरमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस ऑफ सब्सिडरी. मेजरमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस ऑफ सब्सिडरी. सी अकाउंटिंग ऑफ पोटेंशियल वोटिंग राइट हेल्ड इन सब्सिडरी. अकाउंटिंग फॉर पोटेंशियल वोटिंग राइट. रिपोर्टिंग पीरियड फॉर ऑफ पेरेंट एंड सब्सिडरी. सी इससे ज़्यादा डिटेल इंडेक्स आई डोंट थिंक आपको कहीं भी और मिलने वाला है. तो ठीक है, इसके साथ ही साथ आपको ये बात समझ में आ गया होगा. चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखा देता हूँ जिसका आंसर मैंने लिख रखा है. वो भी थ्योरी आंसर ही है. 1.7 म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ये क्वेश्चन है. फर्स्ट का इसमें आई डोंट नो क्या आंसर लिखना था. मुझे तो 0 मिले हुए हैं फर्स्ट के पॉइंट के लिए. सेकंड का आप ये देखो पॉइंट यहाँ पर ट्रैकिंग एरर के ऊपर लिखा हुआ है. मैंने पूछा गया क्वेश्चन एक्सप्लेन द फंड मैनेजर सच फंड लाइट ऑफ ट्रैकिंग एरर. ऑल्सो स्टेट द रीजन फॉर ट्रैकिंग एरर एंड हाउ ट्रैकिंग एरर इज बीइंग कैलकुलेटेड. ये क्वेश्चन है. अब आप इसके आंसर देखो. ट्रैकिंग एरर का आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. ट्रैकिंग एरर. अब मैं आपको इसका आंसर अपने बुक से दिखाता हूँ, अपने आंसर शीट से दिखाता हूँ. ट्रैकिंग एरर. आप वीडियो को पॉज करके आप वर्ड बाय वर्ड आंसर को मिला सकते हो यहाँ से यहाँ तक. यू विल फाइंड कि जो भी आंसर मेरे आंसर शीट में लिखा हुआ है एग्जैक्टली सेम टू सेम मैंने यहाँ से ही कॉपी पेस्ट कर रखा है.
कुछ भी खुद से नहीं लिखा हुआ है, एक पॉइंट भी खुद से नहीं लिखा हुआ है, और ना ही एक पॉइंट यहाँ का स्किप किया हुआ है। एग्जैक्टली सेम टू सेम आपको यहाँ पर आंसर मिलने वाला है। ओके, चलिए ठीक है, इसके साथ ही साथ मैं इस पॉइंट को भी रैपअप करता हूँ। और इसी के साथ साथ हाँ, लास्ट एक पॉइंट है जिस पे मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ कि हाउ टू प्रिपेयर IBS इफ़ यू हैव ऑलरेडी क्लियर्ड योर ग्रुप 1 लॉन्ग टाइम अगो। तो चलिए इसके ऊपर भी एक डिस्कशन कर लिया जाए। तो सच बोलूँ तो जो भी स्टूडेंट्स इस फेज़ में फंसे हुए हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, आप इस कोर्स के सबसे डिफ़िकल्ट फेज़ में फंसे हुए हैं। एंड रीज़न बीइंग इज़ कि आपने ग्रुप 1 क्लियर कर लिया है। ग्रुप 1 को अगर आप पढ़ने बैठोगे तो आई नो आप कितने फोकस के साथ ग्रुप 1 को पढ़ने बैठ सकते हो। तो चलिए ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही बोलूँगा कि डोंट कंसिडर योर सेल्फ ग्रुप 1 पास। अगर आप खुद को ग्रुप 1 पास समझोगे तो आप ग्रुप 1 को पढ़ोगे ही नहीं, और अगर आप ग्रुप 1 को नहीं पढ़ोगे तो IBS के पेपर में आई डोंट थिंक आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। भले चलो आप 40 का मार्क क्रॉस भी कर लो, फिर भी ये कहीं ना कहीं आपको एग्रीगेट में प्रॉब्लम कर देगा अगर आपने DT और IDT में अच्छा स्कोर नहीं करा। क्योंकि एज पर ट्रेंड मैंने ये एनालाइज करा है कि कहीं ना कहीं ICI 45 to 50 मार्क्स का क्वेश्चन तो ग्रुप 1 से ही पूछते हैं। तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि क्या वेट ये रखता है और कैसे आप 40 का मार्क क्लियर कर सकते हो अगर आपको ग्रुप 1 के सब्जेक्ट का नॉलेज अच्छे से नहीं है तो ठीक है। इसी के साथ ही साथ चलिए, अगर आप तो अब आपको ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स को पढ़ना है तो आई विल फर्स्ट सजेस्ट कि आपको ऑडिट के सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए, बिकॉज ऑडिट इज अ सब्जेक्ट जिसे रटने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और समझने में उतना फोकस ना भी हो तब भी चलता है। ऑडिट को हम डिफ़िकल्ट इसके रटने के कारण ही मानते हैं। तो अगर आप एग्ज़ाम में बुक लेकर जा रहे हो तो आपको ये पेपर को रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आप इस पेपर को बिना तो आप बस इजीली किसी भी टीचर के वीडियो को रेफ़र कर सकते हो। आप शुभम केसवानी सर के रिवीजन वीडियोस को रेफ़र कर सकते हो, CA बालकृष्णा सर के रिवीजन वीडियोस को रेफ़र कर सकते हो। उनके रिवीजन वीडियोस के बेसिस पे आप एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लो और एग्ज़ाम में आ जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हाँ, आप पास्ट ईयर पेपर के क्वेश्चंस को उठाओ और फिर आइडेंटिफाई करो, तो बुक में ढूंढो कि आप कितना फास्ट उन टॉपिक्स को ढूंढ सकते हो, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर होगी कि आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, और आप में कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि हाँ, बुक में आप तुरंत के आंसर ढूंढ सकते हो। देन इसके बाद आप अदर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पे आ सकते हो, FR एंड AFM जैसे सब्जेक्ट्स पे आ सकते हो। FR के लिए आप प्रतीक जगाती सर को रेफर कर सकते हो, आकाश कंडोई सर को रेफर कर सकते हो। AFM के लिए भी आप प्रतीक जगाती सर को रेफर कर सकते हो, पवन कामले सर को रेफर कर सकते हो। इन्होंने ये ऐसे टीचर, इन्होंने मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस को अपने वीडियो में सॉल्व करा रखा है। हाँ, आप कॉन्सेप्ट वाले पोर्शन को देखने में कम टाइम स्पेंड करना और क्वेश्चन वाले पोर्शन को देखने में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना। आई नो आप अगर एक क्वेश्चन को पेन और कॉपी लेकर बैठोगे तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो एटलीस्ट आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए देख लेना उन्हें, और साथ ही साथ अपना बुक को आप ओपन रखना। जब आप बुक को ओपन रखोगे तो एग्ज़ाम में एटलीस्ट आपको ये आइडिया रहेगा कि ये जो क्वेश्चन है ये किस बुक में किस जगह पर है। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक टाइम सेव करेगा। ठीक है। हाँ, इसके अलावा अगर आपने कॉस्टिंग और लॉ जैसे सब्जेक्ट को भी बहुत ही पहले पढ़ रखा है तो आप कॉस्टिंग के लिए संकल्प सर के वीडियो को रेफर कर सकते हो। लॉ के लिए आप C हर्ष गुप्ता सर के वीडियो को रेफर कर सकते हो। उन्होंने काफ़ी कम टाइम में बड़े बड़े चैप्टर्स को भी रिवाइज करा रखा है, एक घंटे में चैप्टर्स को रिवाइज करा रखा है। तो इस कारण से आप काफ़ी कम टाइम में लॉ जैसे सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर सकते हो। हाँ, वन मोर थिंग, AFM के थ्योरी पोर्शन के लिए आप संकल्प सर के वीडियोस को रेफर कर सकते हो। उनके वीडियो से आपको पूरे के पूरे AFM सब्जेक्ट के थ्योरी का नॉलेज हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैं ये श्योर होकर बोल सकता हूँ कि AFM और FR से एक थ्योरी क्वेश्चन जरूर आने वाला है, और AFM के थ्योरी क्वेश्चन में तो संकल्प सर की वीडियो आपकी जरूर हेल्प करने वाली है। ठीक है। वन मोर थिंग जिसके बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि आपको कंसोलिडेशन के बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इन माय व्यू, बिकॉज ICI 4 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन IBS के पेपर में पूछता है, एंड आई डोंट थिंक 4 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए ICI फुल फ्लेजेड कंसोलिडेशन के क्वेश्चन को देगा। हाँ, इससे रिलेटेड थ्योरी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसा कि भी मैंने आपको अपनी वीडियो में दिखाया। इसके अलावा छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स उन क्वेश्चंस के आ सकते हैं। तो हाँ, इनको आप प्रिपेयर कर लो। ठीक है। एंड इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं रैप करता हूँ, बट प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। It will be helpful for me, sorry, it will motivate me to prepare more such video in future, and share this video to your colleagues, ये उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। हाँ, इसके साथ ही साथ मैंने लिंक में अपने व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे रखा है। ये व्हाट्सएप ग्रुप IBS के पेपर के डिस्कशन के लिए बनाया हुआ है, तो यू कैन ज्वाइन एंड डिस्कस देयर योर डाउट्स एंड प्रॉब्लम्स। एंड अगर आपको इस वीडियो में कुछ और जानना था जो मैंने डिस्कस नहीं करा है, या आपके कुछ डाउट हैं, तो यू कैन डेफिनेटली कमेंट माय वीडियो। आई विल ट्राई टू रिप्लाई ईच वन ऑफ द कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक